हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भी साइंस में। और मैंने कल आपके लिए पढ़ाया था बल जो बल बताया था मैंने, बल के बारे में कल आपको डिफाइन किया था मैंने। और उसकी कल मैंने 2 पार्ट बनाए थे। अगर आपने दोनों पार्ट देखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो अभी जाकर यूट्यूब चैनल पर देखें। बहुत अच्छी तरह से मैंने बल को डिफाइन किया है और बल को आप ज़रूर देखें, ठीक है। जो बल मैंने पढ़ाया है, जो फोर्स के बारे में जितने भी नियम हैं, जो शुरुआती जो इसका भी बेसिक है, वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर पड़ी है और जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट जाकर देखें। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, जिसका नाम है न्यूटन की गति संबंधी नियम। न्यूटन के गति संबंधित नियम आज हम ये पढ़ने वाले हैं। न्यूटन की गति संबंधित नियम कौन कौन से थे, ठीक है। तो न्यूटन ने जो नियम दिए थे, अपने 3 नियम दिए थे, ये तो हम जानते हैं सबके सब कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इनके नाम भी यही हैं कि गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम। और इसके बाद था द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, और ऐसे ही तृतीय नियम होता है, ठीक है। 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ने वाले हैं और बने रही वीडियो में अंत तक। तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी, तभी आपको ये पता पड़ेगा कि मतलब न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए थे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आपको बिना देरी के गति का प्रथम नियम पढ़ाना। तो गति के प्रथम नियम की बात करें तो गति का प्रथम नियम क्या था। तो हम पढ़ने वाले हैं आज बच्चा न्यूटन गति के नियम। और न्यूटन गति में देखो, हम बात करते हैं न्यूटन ने ये नियम कब दिए थे और कहाँ से दिए थे, ठीक है। तो न्यूटन ने जो नियम है ये, तो ये तो हमने पढ़ा ही होगा, सब जानते होंगे और कहानी भी सुनी होगी कि न्यूटन ने एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, मतलब यहाँ पर एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। और कोई एक सेब बन के ऊपर आकर गिर गया। और उन्होंने इस चीज़ से अनुमान लगाया कि ये जो सेब है वो नीचे की ओर क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था, ये इधर की साइड भी जा सकता था, ये इधर की साइड भी जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया, ठीक है। तो ये बात उनके मन में भा गई और इसी बात को लेकर उन्होंने नियम दे दिए। 3 नियम उन्होंने गति के बना दे, ठीक है। और उन्होंने इन नियमों की जो व्याख्या की है, उनकी अपनी खुद पुस्तक है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, प्रिंसिपिया नाम की जो पुस्तक है, उसके अंदर इन नियमों को समाहित किया गया। और ये कब दिए थे इन्होंने, 1687 में, ठीक है। 1687 में न्यूटन ने अपने नियम दिए थे। और इनके नियम कहाँ मिलते हैं, इनकी किताब है द प्रिंसिपिया, उसके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है, ये नियम। तो न्यूटन ने अपने जो नियम दिए हैं प्रिंसिपिया में, देखिए एक न्यूटन की ये किताब आती है और एक कैलकुलस, कैलकुलस जो बुक है, कैलकुलस नाम की जो बुक है, जो गणित की बुक है, जो गणित की किताब है, ये गणित की किताब को भी किसने बनाया था, ये न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। तो न्यूटन के बारे में हम इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, जो न्यूटन गति के तीनों नियमों की जो व्याख्या है वो कहाँ पर मिलेगी हमारे लिए, तब प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक इनकी है, उसमें मिल जाती है। और 1687 में इन्होंने ये नियम दिए थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन गति का प्रथम नियम। नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले लिख लेंगे प्रथम नियम, फर्स्ट ला क्या था। प्रथम नियम न्यूटन का ये था कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में बनी रहेगी, गति अवस्था में बनी रहती है। और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहती है, यदि वह विराम में है तो विराम में बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कोई जब तक कोई बाह्य बल
ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नियम है। देखो इस नियमों से आधार पर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 ये है, प्रथम नियम जो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु है, अगर ये विराम में है तो ये विराम में ही बनी रहेगी। मतलब जब तक ये विराम में ही रहेगी, जब तक हम इस पर कोई बल ना लगा दें, हम इसे मतलब कोई भी बाहरी धक्का या खिंचाव देकर इसे इसके स्थान से हटा ना दें। ठीक है, जब तक ये वस्तु अपनी विराम अवस्था में ही बनी रहती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, बहुत ही स्पीड से चल रही है, तो वो गति अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई विपरीत दिशा में बल ना लग जाए, मतलब इसे रोकने का प्रयास न करा जाए। या तो कोई बल तो होगा, ये अगर ज़मीन पर लुढ़क रही है तो ज़मीन की सतह से घर्षण बल लगता है जो इसे रोकने का निरंतर प्रयास करता है। ठीक है, अगर हम ये रोड पर दौड़ रही है तो घर्षण बल ही है जो इसे रोकने का प्रयास करता है। और भी बहुत सारे बल हैं जो मतलब अलग अलग स्थितियों में लगते हैं। तो मैं बल की जो बात कर रहा था, बल लगा लो। अगर कोई वस्तु, बल का प्रथम नियम क्या बताता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वस्तु विराम अवस्था में है, अगर ये रखी है अपनी स्थिति में, मान लो आपकी पुस्तक कोई किताब है आपकी और वो मेज पर रखी है, तो मेज पर ही रखी रहेगी जब तक आप उसे उठाकर ना ले जाएंगे, यानी कि आप अपने हाथों से उस बल के द्वारा दूसरे स्थान पर ना रख देंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई मान लो जो लट्टू नाच रहा है, और लट्टू को जब तक नाचता रहेगा जब तक कि हम उसे मतलब जब तक ये क्या करें, इस पर घर्षण बल इसे रोक ना देगा। ठीक है, तो इससे समझ लो मतलब ये ऐसी ऐसा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी और गति अवस्था में तो गति करती रहेगी। ठीक है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही न्यूटन गति का प्रथम नियम है। और ये नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि जड़ निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो आप लगा देंगे निशान के न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यह जड़त्व का नियम भी कहलाता है। यह जड़त्व का, ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा ये किस चीज़ का नियम है, तो ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। आगे देखेंगे जड़त्व का नियम। अगर जड़त्व की बात कही तो जड़त्व क्या है। ठीक है, हम पहले जड़त्व को डिफाइन करेंगे। जड़त्व की चीज़ होती है, जड़त्व क्या चीज़ है। देखो जड़त्व क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति ही करती रहती है। ठीक है, और विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी। तो वो जो जड़त्व जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जड़त्व जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, कि वो अपनी कंडीशन में जो भी एक्सचेंज आ रहे हैं वो उसका विरोध करता है कि ये हम ऐसे ही रहें तो अच्छा है। ये सपोज कर लो कि ये मान लो कि कोई वस्तु गति कर रही है, ये पथ पर गति कर रही है, तो वो चाहता है, वो वस्तु क्या चाहती है कि वो गति ही करती रहे, वो रुके नहीं, वो गति ही करती रहे, हमेशा रुके ना। लेकिन हम तो अपनी ज़रूरत के लिए उसे रोकेंगे भी, चलाएंगे भी, ऐसी चलते रहते ना जाने कितने एक्सीडेंट करेगी। तो ये सपोज कर लो कि वो वस्तु चाहेगी कि ये गति ही करती रहे, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अपनी स्थिति में लगा लो विराम में, तो ये कहता है कि विराम में ही बनी रहे। ठीक है, तो ये भी मतलब अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है, अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम उसे चेंज करते हैं। तो जो चीज़ अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है वो क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। मान लो आप किसी गोल चीज़ के लिए उठा रहे हैं और वो उसकी सतह कैसी, सरफेस कैसी है, स्मूथ है, बोले तो चिकनी उसकी सतह है, और बार बार वो फिसल के आपके हाथ से गिर रही हो, क्योंकि वो नहीं चाह रही कि वो उस जगह से हटे, कि वस्तु नहीं चाह रही कि वो उस जगह से हट जाए, तो उसे कहते हैं बच्चा जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व डेफिनेशन लिखेंगे दोस्त, समझ कर पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। अगर आप ना समझ कर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध
विरोध करती है। ठीक है, जो भी चीज़ है एक ऐसा गुण जो अपनी विराम या गति की अवस्था का विरोध करता है, कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाना चाहता, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, वो जड़त्व कहलाता है, इसे इनेशिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे इनेशिया कहते हैं। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई जो होता है, इसमें ध्यान रखना, आई जो होगा, आई वो अनुकरणोपाधि होता है एम के। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर ये क्या करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व क्या करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब किसी वस्तु का जड़त्व है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब ये ध्यान रखना, द्रव्यमान पर निर्भर कैसे करेगा? अगर किसी वस्तु, लगा लो एक क्वेश्चन कैसा आता है, एक क्वेश्चन आया भी था पिछली बार, कि अगर एक कार है, एक कार और एक बस, एक बस, एक कार है और एक बस है, दोनों में से किसका जड़त्व ज़्यादा है? तो बच्चा बस का जड़त्व ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी बस जो है, बस का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, बस का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है कार के अकॉर्डिंग। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। इसे चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी और इसे चलाने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ेगा, जड़त्व ज़्यादा है तो। आगे देखेंगे इसके बाद। अब देखो, जड़त्व जो है कितने प्रकार का होता है? जड़त्व अपना 3 प्रकार का होता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व बोले तो इनेशिया, इनर्शिया, वैसे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है ये विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। नंबर 2 होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और एक होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। सही है, तो हम एक एक करके, इनके एक एक करके सबको डिफाइड करने पर यहीं से क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर गति के कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो इसी जगह से क्वेश्चन आते हैं। विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है और दिशा का जड़त्व क्या होता है, तो हम एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, देखो इनमें सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, विराम अपनी जो स्थिति विराम अवस्था में है, अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। मतलब इस वाली अवस्था में जड़त्व है, जड़त्व तो करते ही अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व जो है होता ही वही है जो अपनी जो स्थिति है, जो उसकी कंडीशन है वो बदले ना, उसका विरोध करता है। अगर ये विराम है तो विराम में ना, विराम से ना बदले। आप ये देखते होंगे, अभी इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल ही बताने वाला हूँ, कैसे कैसे एग्जाम्पल है जो इससे आधारित है। तो विराम का जड़त्व देखिए कि वस्तु का वह गुण, भाई हाथों हाथ इसके नोट्स बनाते चले तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो अपने नोट्स जरूर बनाएं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का मतलब विराम अवस्था क्या है, विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो नहीं चाहेगी कि वो गति की अवस्था में आए। ठीक है, तो वो गुण क्या कहलाता है, जो इसका विरोध करता है कि गति की अवस्था में आए। अगर हम धकेलते हैं, चाहते तो एकदम से मतलब जाना चाहिए था, लेकिन एक गुण ऐसा भी जो इसका विरोध कर रहा है कि ये अपनी स्थिति से हटने का बिल्कुल भी मतलब मन नहीं है उसका, तो वो गुण क्या है, उसका जड़त्व। ठीक है,
तो अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है? तो वो विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूँ। ये मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास, और एक गिलास के ऊपर ये कागज रखा है, सही है, और कागज के ऊपर ये कागज रखा है, लगा लो इस कागज के ऊपर। अब मैं इसके दो मतलब अलग अलग कलर से बनाऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये गिलास है और गिलास के ऊपर एक सिक्का रखा है। ये जब हम तेजी से खींचते हैं इस वाले जो ये जो कागज है, जब हम इसे तेजी से खींचेंगे बहुत तेज, तो इस सिक्का जो गिलास के अंदर चला जाता है। इसका कारण क्या है? विराम को जड़ा, क्योंकि ये जो है, ये जो हमने इसमें से कागज जो खींचा था, ये कागज गति की अवस्था में आ जाता है, कागज जो है गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये जो सिक्का है ये अपनी विराम अवस्था में होने का विरोध करता है, ये अपनी विराम अवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, ये चाहता है मैं तो विराम में हूँ, मतलब ठहरा हुआ, मुझ पर तो कोई जोर पड़ने वाला ना है, तो ये गति की अवस्था में आ जाता है और सिक्का नीचे गिर जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा आया हुआ भी है कि यदि कोई कागज के ऊपर मतलब गिलास के ऊपर रखी कागज के ऊपर सिक्का रखा है और हम कागज को तेजी से खींचते हैं तो गिलास में जो सिक्का गिलास में गिर जाता है, इसका क्या कारण है? तो विराम को जड़त्व। क्या है? विराम को जड़त्व, क्योंकि ये सिक्का जो है अपनी विराम स्थिति में होने का विरोध करता है, कि ये चाहता है कि मैं तो विराम अवस्था में हूँ, मुझ में तो कोई परिवर्तन होने वाला है। अगर तेजी से खींचेंगे तभी होगा, आराम से खींचेंगे तो साथ में जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चा विराम के जड़त्व के बारे में, तो हम जानते होंगे, सीखे होंगे। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपके लिए, और बहुत देखो इस एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे कि गिलास के ऊपर रखे कागज के ऊपर रखे सिक्का, यदि हम कागज को अचानक से खींचें तब सिक्का क्या है? इसके अंदर गिर जाता है, क्योंकि विराम में भैया अपनी स्थिति को विराम में बनाए रखने का प्रयास करता है और ये बन नहीं पाती और ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? विराम जड़त्व कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है और पेड़ की टहनी पर बहुत सारे फल लगे हैं, मतलब मान लो आम कुछ तो लगा है। जब इस टहनी को हिलाते हैं तो ये फल नीचे गिर जाते हैं। ये बात आप देखते होंगे, जब हम खूब तेज किसी पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाते हैं। तो इसमें का क्या कारण है? क्योंकि टहनी जो होती है, टहनी गति अवस्था में आ जाती है, टहनी जो होती है वो गति की अवस्था में आ जाती है और फल अपनी विराम अवस्था में बने रहते हैं, मतलब फल जो है वो अपनी विराम अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसका एक ऐसा उदाहरण है, ये भी एक विराम के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, तो विराम के जड़त्व के बारे में आप जान चुके होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप जानते हैं। देखो कपड़े झाड़ने से, कपड़े को अगर हम कपड़े को झाड़ें तो उसमें धूल के कण दूर हो जाते हैं, ये भी एक विराम का जड़त्व है। ठीक है, क्योंकि विराम जो कण मतलब कपड़ा तो गति अवस्था में होता है, लेकिन कण जो अपनी विराम अवस्था में बने रहते हैं तो वो दूर हट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विराम के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो एक और है इसमें, अगर हम किसी वस्तु को गोली मारें, अगर हम लगा लो हल्के से गोली मारते हैं, हल्के से गोली मारते हैं, लगा लो पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है, शीशा फूट जाता है, गोली मारने से उसमें छेद हो जाता है। इसका क्या वजह है? क्योंकि जब हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर की जो वेग होता है, पत्थर का जो वेग होता है वो इतना अधिक नहीं होता जो इसे फोड़ कर पार कर जाए। ठीक है, तो वो सारे का सारा पार्ट जो होता है शीशा का, जो कांच है, इसका सारा का सारा पार्ट जो होता है वो गति की अवस्था में होता है। उस अवस्था में सोचो, हल्के से मारेंगे तो पूरा का पूरा शीशा जो होता है, संपूर्ण शीशा जो होता है वो गति की अवस्था में आ जाता है, सही, तो गति नहीं कर पाता और वो चटक जाता है। लेकिन जब गोली मारते हैं, वो जो तेज वेग से गोली आ रही होती है, वो जब जितने भाग निकल रही है वो उतने भाग को ही मतलब छेद करती है। मान लो इस तरह से मैंने आपको दिखाया, बुला लो यहाँ, तो इतने भाग को ही छेद करके निकालेगी, ना कि पूरा शीशा। ठीक है, बाकी पूरा शीशा जो होगा वो ऐसे कैसे बना रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि संपूर्ण पार्ट जो था, ये वाला पार्ट जो था इसका, अन्य पार्ट जो था इसका, अन्य पार्ट जो था इसका वो गति की अवस्था में है, अन्य पार्ट जो है वो विराम अवस्था में है और ये पार्ट जो सिर्फ गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे जड़त्व है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ लेंगे। सही, आगे हम देखेंगे दूसरा। देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि यदि हम बस में बैठे, बस अचानक से चलने लगे, बस अचानक से चलने लगे तो हमारा जो क्या कहते हैं, हम पीछे की ओर चले जाते हैं, पीछे की ओर या आगे की ओर, ये दिशा का जड़त्व। चलो मैं दिशा की जड़त्व की बताऊंगा। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ पहले। मैंने भी आपके लिए बताया विराम को जड़त्व। अब हम दूसरा जड़त्व होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और गति के जड़त्व के बारे में जानेंगे। गति का जड़त्व जो बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत लॉन्ग पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट गति का है। सही है, अगर हम
हमारे अगर सिलेबस में कोई पार्ट है ग्रुप डी के, तो वो गति का पार्ट है, फिजिक्स का सबसे बड़ा पार्ट यही लगता है मुझे तो। गणित गति की जड़त्व के बारे में हम बताएं, वस्तु का भैगुण जो अपनी एक समान गति में होने का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। तो गति का जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जो अपनी एक समान गति, मतलब जो एक समान गति कर रहा है उसमें परिवर्तन का विरोध कर रहा है, मतलब जो उसमें कोई चेंज हो रहे हैं उसमें गति का जो विरोध कर रहा है, गति का ये जड़त्व है, ये गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो ये जड़त्व कैसा है? इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब गति का जड़त्व। इसके जो एग्जाम्पल है, ये बात ध्यान रखो, इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई व्यक्ति लगा लो ट्रेन या बस में सफ़र करता है, मान लो सफ़र करता है, और सफ़र करते करते लगा लो अचानक से जब बस रुक जाती है, अचानक से बस जब रुकती है, तो वस्तु जो व्यक्ति है वो क्या करता है? जब बस अगर अचानक से रुक जाती है तो क्या होता है? उसका जो व्यक्ति है वो उसका पूरा शरीर जो है वो आगे की ओर गिर जाता है। लगा लो अगर बस को अचानक से रोका जाए तो वो आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो कैसा है? वो गति की अवस्था में आ चुका है, संपूर्ण शरीर गति की अवस्था में आ चुका है, और जब बस रुकती है तो वो अपनी अवस्था में होने का विरोध करता है, इसलिए व्यक्ति गिर जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब अचानक से चलने पड़े बस तो भी पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार का उदाहरण है? मतलब आदमी का आगे की ओर गिरना है, पीछे की ओर गिरना, बस चलती बस में, ये गति के जड़त्व के उदाहरण है, क्योंकि हमारा सारा का सारा शरीर किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है। ठीक है, और अगर हम गति की अवस्था में हैं तो इसमें क्या है? अगर हम गति की अवस्था में हैं तो और हम अचानक से रुक जाएं तो हम गिरेंगे। ये बात हकीकत है कि अगर हम ट्रेन में बस में बैठे हैं और अचानक से बस रुकने लगे तो हम आगे की ओर गिरते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारा शरीर क्या करता है? वो गति की अवस्था में ही रहता है, उसे ये पता है कि हम गति कर रहे हैं, लेकिन बस वाले ने अचानक से रोक दी, क्योंकि अगर हमें ये बात पहले से पता चल जाएगा हाँ बस रुकने वाले, तो हम कहीं खड़े भी हो जाए ठीक से, लेकिन अचानक से अगर रोक दे तो अब हम गिरेंगे। ठीक है, ये बात हकीकत है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो गति की अवस्था में आ जाता है और वो अपनी अवस्था में होने का विरोध कर रहा होता है। उस टाइम क्या कौन सा नियम करता है? गति के जड़त्व काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो इसके अलावा और क्या इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखो ट्रेन या बस से जब कोई व्यक्ति उतरता है, ट्रेन या बस से जब कोई व्यक्ति उतरता है तो उसे सलाह दी जाती है कि वो आगे की ओर उतरे, मतलब बस की गति की दिशा में ही उतरे, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम क्या होता है? गति की अवस्था में होता है, और हम अगर विपरीत दिशा में उतरेंगे तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, ये बात भी सही है कि जैसे ये मान लो ये एक बस चल रही है इस दिशा में, तो हमें सलाह दी जाती है कि इधर को ना उतर के, हम इधर को मुँह करके ना उतरें, इधर की ओर मुँह करके उतरें, क्योंकि हम जब चलेंगे तो बस में से, आप देखते होंगे ट्रेन में से ज़्यादातर चलती ट्रेन में से उतरता हुआ आदमी भागता हुआ उतरता है, ये देखते होंगे आप। भागता हुआ क्यों उतरता है? क्योंकि उसका शरीर उस टाइम गति कर रहा होता है और वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा होता है व्यक्ति, या कोई भी चीज़, कोई वस्तु। ये मान लो एक ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम ट्रेन से कोई कूदें या चलती ट्रेन से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो किधर की दिशा में गिरेगी? तो वो आगे की दिशा में गिरेगी, ना कि पीछे की दिशा में जा गिरेगी, क्योंकि वो वस्तु क्या उस टाइम गति कर रही होती है, उस टाइम गति कर रही होती है, और वो गति की दिशा का विरोध नहीं करना चाहती, इसलिए वो गति की दिशा में चलेगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें आता है कि कोई रेस लगा रहा है, कोई व्यक्ति रेस मार रहा है, तो उसे सलाह दी जाती है कि वो धीरे धीरे करके रुके। तो इसकी वजह यही है कि वो अपनी गति को आराम आराम से करके जीरो करे, ना कि वो तुरंत जीरो करे। ठीक है, तो ये भी एक इसका ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद आता है दिशा का जड़त्व। इसके बाद आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व दिशा की जड़त्व की बात करें तो वस्तु का वह गुण
जो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। ये जो देखो, ये उदाहरण उसी का है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं बस से उतर रहा है तो उसे सलाह दी जाती है कि वो उसी की दिशा में उतरे जिस दिशा में बस चल रही है, वो अपनी दिशा में विरोध करने का प्रयास नहीं करे। ठीक है, ये अगर आपसे इस तरह से अगर एग्जाम्पल आ जाए कि किसी व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह बस की गति की दिशा में ही मतलब सवारी उतरे, तो वो किसका उदाहरण तो आप लगा देंगे दिशा की जड़त्व को। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि वो अपनी दिशा में और अधिक नहीं लाना चाहता अंतर। ठीक है, तो इन नियमों के लिए जो मैंने गति के नियम थे, गति का पहला नियम जो न्यूटन ने दिया था वो क्या था, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ये जड़त्व के नियम से लिया गया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे इस नियम को और क्या कहा जाता था, न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, नियम भी कहते हैं। तो ये हम अब क्या है, पूरा तरीके से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, अब इसमें कोई भी कसर नहीं रही है। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली पढ़ें और इसे लिखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, और इससे रिलेटेड जहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन मिले उन्हें करने का प्रयास करें कि अगर आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ना ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये पढ़ना आपका बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई, इसके बाद दूसरा नियम क्या आता है न्यूटन की गति का। दूसरा नियम क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें वो आता है बराबर एम ए वाला। ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल आते हैं। सही है, तो सभी नियम इसके इंपॉर्टेंट है न्यूटन के, इसलिए न्यूटन को फेमस भी माना जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के दूसरे नियम की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी नियम है। देखो ये समझ में कम आता है, तो इससे हम बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, मतलब इसे कैसे समझें। ठीक है, तो इसका जो नियम है दूसरा नियम वो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल की दिशा, बल की दिशा में जो बल लगाया गया है, बल की दिशा में कार्यरत बल, कार्यरत बल जो होगा वो संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, संवेग परिवर्तन का अनुकरणुपाती। संवेग अभी संवेग जाना है, संवेग क्या चीज़ होती है। ठीक है, इससे पहले संवेग को पढ़ेंगे। ठीक है, संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात किसने बोली थी, इन न्यूटन के द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर जो बल है, अगर हम उसे किसी एक दिशा में लगा रहे हैं, किसी दिशा में बल की ही दिशा में लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो संवेग परिवर्तन के अनुकरणुपाती होता है। मतलब एफ जो होता है वो अनुकरणुपाती होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बोले तो मतलब संवेग परिवर्तन की जो भी दर होगी उसके अनुकरणुपाती होगा। मतलब संवेग परिवर्तन में जो चेंज आ रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, बल के बराबर होते हैं। ये किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी। ठीक है, तो एफ जो होता है वो क्या होएगा, एफ बराबर हो जाएगा अनुकरणुपाती पी। सही है, पी होता है अनुकरणुपाती इसके। अब एफ बराबर पी होता है और पी बराबर होता है एम भी। बच्चे ये हम संवेग अभी पढ़ाऊंगा मैं, तब भी बताऊंगा। पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। सही है, तो अनुकरणुपाती हो जाएगा एम बी, एम बी। अब ये कह रहा है इसमें चेंज, मतलब इसके अंदर चेंज लाना है मेरे लिए, इसके अंदर मुझे चेंज लाना है। ये सपोज कर लो इसके अंदर मुझे चेंज करना है, चेंज क्या करना है, मान लो अगर मैं द्रव्यमान में, तो हम कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं घटता है नहीं बढ़ता, द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वैल्यू है। हम छेड़छाड़ कर सकते हैं सिर्फ वेग के अंदर कर सकते हैं। तो वेग को अगर परिवर्तित करें, वेग को अगर हम परिवर्तन करें, तो वेग परिवर्तन समय दर क्या कहलाती है बच्चा, त्वरण कहलाती है। मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, वेग परिवर्तन समय दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब वेग परिवर्तन अगर होगा तो उसकी जगह क्या आ जाता है, त्वरण, और त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से। तो एफ अनुकरणुपात क्या होता है, एम ए। सही है, तो एफ जो है वो डिपेंड करता है एम पर भी और ए पर भी। मतलब एफ जो है वो अनुकरणुपाती होता है एम के, और एफ जो है अनुकरणुपाती होता है ए के। इससे देखो और क्या सूत्र बन सकता है,
इसके अलावा और भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एफ जो होगा वो बराबर होता है एम इंटू, देखो ए जो है वो वेग परिवर्तन दर है, तो वेग क्या होता है b1 माइनस b2 बटे टी, मतलब जो भी समय दे रखा होगा, मतलब यही तो कोई वेग, वेग परिवर्तन कब हुआ है, कोई वेग मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था पहले, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पहले चल रहा था, बाद में वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में चल रहा था, तो ये चेंज ही तो हुआ, वेग में चेंज हुआ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ b1 माइनस b2 बटे टी, मतलब ये भी इसकी जगह आ सकता है, क्योंकि ए की जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे लगाया है, बाकी सब ऐसे ही है। अब देखो मैं क्या कह रहा था, अगर हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, तो उस पर बल भी बढ़ जाता है, ठीक है, बल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम लगा लो 5 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाकर उसकी दूरी, उसके उसके स्थान से अगर हम उसे चेंज करना चाहें, उसके जो दूरी है या उसे विस्थापित करना चाहें, तो उसके अंदर जो बल लगेगा वो कम लगेगा। और 10 किलोग्राम की लगा लो, 10 किलोग्राम की वस्तु के लिए अगर बल लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। सही है। ऐसे ही मतलब ज़्यादा त्वरण वाले के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, मतलब कोई वस्तु मान लो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से गतिमान है, तो इसे जो है रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गतिमान है इसकी तुलना में, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा त्वरण उतना ज़्यादा बल लगेगा उस वस्तु को रोकने के लिए। ये बात आप ध्यान से देखें, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लगाऊंगा तब पूछूंगा, और आप इसे ढंग से पढ़ें, और ढंग से पढ़ेंगे तभी आपकी बात में, सबके दिमाग में समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आता, पहली बात तो ये होता है। अगर आप ठीक पढ़ रहे हैं कहीं पे भी, पढ़ने की पहचान क्या है कि हम ठीक पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी पहचान है कि सब कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा सब कुछ समझ में जहाँ आ जाता है वो मैं नहीं मानता कि वो चीज़ वो जगह ठीक है, कि सब कुछ समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं कहता हूँ सब कुछ समझने का प्रयास करो। सही है। तो अब मैं बात कर रहा था संवेग की, तो ये बात आप देख सके होंगे कि न्यूटन संबंधी नियम कहाँ से निकल कर आया, द्वितीय नियम। तो इसे हम लिखते हैं, मतलब जो हम अपनी कापियों में लिखते हैं वो एफ बराबर एम ए, हम बहुत सिंपल से लिख भी देते हैं। एफ बराबर, मैं रुक जा, लिख ही नहीं आ रही, क्या हो गया इसमें, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो एफ बराबर होता है एम ए, मैं आपको बता रहा था एफ बराबर एम ए। सही है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, और इसका त्वरण कितना है, इसका त्वरण दे देगा आपके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब बल क्या होगा, तब हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो एफ ज्ञात करना मुझे, तो एम की जगह तो 5 आ गया और ए की जगह कितना आ गया 10 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 नहीं 50, बोले तो 50 न्यूटन इस पर बल लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ये साधारण से क्वेश्चन आया था सिंपल से। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, ये बल दे रखा होगा, मान लो बल दे रखा है कि ये इसकी जगह, अब मैं इसे मिटा दूँ, ये मिटा दिया मैंने और ये मिटा दिया, ठीक है, ये मैंने इसकी जगह मिटा दिया, यहाँ कर दिया मैंने बल। ये मान लो किसी वस्तु पर जो बल है वो कितना है 50 न्यूटन है, और त्वरण कितना है आपकी बार 10 मीटर है, तो मुझे किसकी गणना करनी पड़ेगी, आपकी बार में द्रव्यमान की गणना करूँगा, किसकी, द्रव्यमान पता करना चाहूँगा, द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जानता हूँ कि देखो कितना न्यूटन का बल है, 50 में सामने रखूँगा एफ की जगह पर, एम मुझे ज्ञात करना है, और ए की जगह कितना दे रखा है आपकी बार 10, 10 से ही ज्ञात कर दो, तो देखो एम बराबर कितना आ जाता है, एम बराबर 5 आ जाता है, क्योंकि 5 किलोग्राम, सही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो और किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो यदि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक, कई बार आया, एक बार नहीं कई बार मैं दिखा दूंगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट में जो लगाऊंगा तब। यदि किसी वस्तु का जो वेग है, किसी वस्तु का वेग 5 गड़बड़ करती है, 5 मीटर पर सेकंड से, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होने में 5 सेकंड का समय लगता है, मान लो 5 सेकंड का समय लगता है,
समय लगता है यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तब बल क्या होगा, तब बल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखो कुछ हटके है थोड़ा सा, मतलब इसमें डायरेक्ट ई ना दिया गया है, मतलब जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्ट ना देके घुमा फिरा के दिया गया है। तो हम कैसे इसमें डिफाइन करेंगे, देखो बिल्कुल आसानी तरीका है इसमें। इस वाले में क्या करेंगे, ये मान लो मैंने बताया था भी एफ बराबर एक, ये बताया था एम और b1 माइनस b2 बटे टी, ये बताया नहीं, तो ये जो है ए के बराबर होता है, सही है। इस सूत्र से हम सवाल के लिए करेंगे। सूत्र ना, ये तो बिल्कुल देखो, ये तो मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। जब हम डायरेक्टली रोज ही रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप सीखते चले जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो एफ बराबर जो होगा, ये मान लो एम कितना बताया मैंने, द्रव्यमान 10 किलोग्राम, b2 कितना था मान लो 10, और b1 कितना था 5, ये मैंने लिखाया था कि 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड उससे होने में लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कितना इस पर बल लगने वाला है। एफ बराबर जो जाएगा 10 गुणा 10 में से 5 के 5 बचे, और 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और एफ बराबर 10 गुणा 1, तो हम देख रहे हैं इसमें कितना न्यूटन का बल लग रहा है, केवल 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, सही है। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब मैं बात करने वाला था संवेग की, सही है। संवेग पढ़ाने के बाद हम आज की वीडियो को यहीं पर विराम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम कल के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सही है। तो सिर्फ मैं संवेग पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। संवेग देखेंगे, संवेग क्या होता है। संवेग देखो दो प्रकार होता है, रेखीय संवेग पढ़ेंगे हम, सही है। रेखीय और कोणीय संवेग में फर्क होता है। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है, देखो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अच्छा, संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि होती है, संवेग सदिश राशि है। देखो ये सारी बातें हमें आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक ठाक। तो इसे क्या लिख देंगे, पी जो है इसे पी से डिनोट करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। इसके लिए पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग के लिए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सूत्र हो जाता है पी बराबर एम बी हो जाता है, सही है। इसके देखो अगर मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो जाता है बच्चा, वो क्या आ जाता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, सही। इस तरह का इसका मात्रक होएगा मीटर पर सेकेंड। अब संवेग की बात करें हम, पी बराबर एम बी की, तो ये देख रहे हैं आप कि पी जो है वो अनुक्रमानुपाती है एम के, और पी जो है वो अनुक्रमानुपाती है बी के, सही है। तो जितना ज़्यादा वेग होएगा, ये मान लो वेग के अनुक्रमानुपाती, वेग अधिक है तो द्रव्यमान भी अधिक होएगा, वेग कम है तो द्रव्यमान भी कम होएगा, ये मान लो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेग उसका जो संवेग है उतना ही ज़्यादा अधिक होएगा, ठीक है। ऐसे ही जितना ज़्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज़्यादा संवेग होता है। अब देखो संवेग में अगर बात करूँ मैं, एक ट्रक और एक कार में किसका संवेग ज़्यादा होगा, मतलब दोनों एक समान वेग से द्रव्यमान, मतलब एक समान वेग से गति कर रही है। मान लो एक समान वेग है, वेग तो केवल कांस्टेंट कर दिया, मैं डिफाइन करके बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपकी। ये मान लो एक कार जो है क्या कर रही है, गति कर रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ऐसे ही एक ट्रक या बस गति कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब सॉरी 10 नहीं 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार। दोनों का जो वेग है वो समान है, दोनों का वेग तो नियत है, मान ले समान है, ठीक है। तो इनमें से किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया, बी तो कांस्टेंट हो गया, बी तो समान हो गया, तो बी को हम लेंगे ना, तो किस पे अनुक्रमानुपाती रहेगा, सिर्फ एम की तो रह गया। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर कार है तो कार का जो द्रव्यमान है वो बस के द्रव्यमान से कम है, तो कार का कम होएगा संवेग, और बस का ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे अगर लगा लो 2 कारें दे दे इसकी जगह पे,
ये समझो इस बात के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो इसमें तो बेग समान हो गया, इसमें तो बेग समान है दोनों का और द्रव्यमान अलग अलग है। अब की बार लगा लो मैंने दोनों कारें ले ली। एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है 5 से, और एक कार क्या कर रही है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से गति कर रही है और द्रव्यमान दोनों के बराबर है। तब किसका संवेग ज़्यादा होगा? जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। ये बात भी ध्यान रखना। ये मान लो इसमें P जो होगा वो अनुकरणुपाती होगा P1 और P2 किसके बराबर होगा? अनुकरणुपाती होगा V2 की। ठीक है, तो जिसका वेग ज़्यादा है तो उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। लगा लो 10 मीटर पर सेकंड वाले का जो वेग है वो ज़्यादा है, तो दूसरी कार जो है उसका संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे पढ़ लेते हैं। साथियों, मैं आज आपके लिए पढ़ा पाया संवेग, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी के देखो गणित का एक नियम और रहेगा, लास्ट नियम, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिलने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।